अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा मलेशिया के सफ़रनामे का 9वां हिस्सा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र था वो मुकम्मल होने को आया और आखिरी दिन था, जिस दिन रात में मेरी फ़्लाइट थी, वो एक दिन हमारे पास में बचा हुआ था। तो उस दिन सुबह में कुछ ऑफिशियल वर्क था, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर जब हम लोगों को सफ़र की तैयारी करने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद है जो बिल्कुल पानी के बीच में बनी हुई है, और अक्सर हम लोग कैलेंडर के ऊपर उसकी तस्वीरें देखते हैं। मुझे जब पता चला तो वहाँ पे जाने का मैंने इरादा किया। मकामी रहबर से मैंने पूछा, भाई किस तरीके से जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाने के लिए आपको बुलेट ट्रेन से जाना पड़ेगा, वही आपके लिए आसानी वाला होगा और वक्त भी आपको कम लगेगा। अब मैं मेट्रो के ज़रिए से जहाँ तक बुलेट ट्रेन जाती है, जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद तहकीकात की तो पता चला कि वहाँ का जो रिटर्न टिकट है वो अपने इंडिया के हिसाब से एक 550 से 600 रुपये में मिलेगा। मैंने जब वो टिकट ख़रीदा तो वो टिकट ऑलरेडी एटीएम कार्ड की तरह से था और उसके अंदर चिप्स और सेंसर सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब वो टिकट लेकर जब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने लगा तो वो सिस्टम मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ कि वहाँ पर ना कोई टिकट चेकर होता है, ना कोई टिकट मांगने वाला होता है। वो तमाम ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। आपको जब जाना है, डोर के पास में टिकट लगाइए, दरवाज़ा खुल जाएगा, आप नीचे उतर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जब आप पहुँच गए, वहाँ सिस्टम ऐसा है कि बुलेट ट्रेन के दरवाजे बंद है। आपको अंदर जाना है, ट्रेन खड़ी हुई है, तो आपको उसके डोर पर टिकट लगाना पड़ेगा तो डोर खुलेगा। टिकट का जो सेंसर है वो उसके सेंसर से जब मैच होगा तभी दरवाज़ा खुलेगा। मैं जब गया, मुझे पता नहीं था कि ये सिस्टम है, लेकिन देखो, मैंने इससे पहले भी बताया, वहाँ के लोगों की नरमी, वहाँ के लोगों के अखलाक, वहाँ के लोगों की सादगी, वहाँ के लोगों में सीखने जैसी वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी आज हमको दूर दूर तक हवा भी नहीं लगी। एक नौजवान ने जब ये देखा कि भाई कोई आदमी अंदर आना चाह रहा, मुझे नहीं मालूम था वो डोर को उस तरह से जो है कार्ड लगाना पड़ता है बोल के। अब मैं दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया कि शायद ऑटोमेटिक डोर जो है वो ओपन होगा, लेकिन उसने जब देखा वो दूर बैठा हुआ था, इसलिए कि ट्रेन तकरीबन खाली थी। वो वहाँ से आया तेज़ी के साथ और आने के बाद उसने अंदर से अपना सेंसर जो है वो डोर को दिखाया और दरवाज़ा उसके बाद ओपन हुआ। उसके बाद में फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा तो मैंने देखा कि वो जो बुलेट ट्रेन थी, पहले तो सामने से बाहर से भी उसका ढांचा ऐसा बना हुआ था खूबसूरत, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई ट्रेन है। अंदर जाने के बाद में जब अंदर का पूरा नज़ारा और पूरा मंजर मैंने जब एक नज़र में देखा तो वो पूरी क्या पूरी ट्रेन किसी 5 स्टार होटल के बैंकेट हॉल से कम नहीं लग रही थी। आली शान बैठने की कुर्सियाँ, वहाँ पे जगह जगह स्क्रीन लगे हुए, पूरी क्या पूरी ट्रेन जो है वो लॉक, ट्रेन के अंदर रश नहीं, भीड़ नहीं ज़्यादा, उसके अंदर हुजूम नहीं, कोई भी नहीं। उसके बाद जब मैं बैठ गया एक कुर्सी पे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर बैठूं, तो उसी नौजवान ने मुझे गाइड किया और कहा कि सर सिट हियर प्लीज़। मैं बैठ गया वहाँ पर, एक विंडो के पास में एक सीट थी। अब जब मैं बैठा तो ट्रेन अभी रुकी हुई थी, निकलने में थोड़ा वक्त था, लेकिन तब तक बहुत सारे पैसेंजर आ गए और तकरीबन सीटें जो खाली थी वो तकरीबन भर गई। मैंने देखा एक आदमी भी खड़ा हुआ नहीं है, तकरीबन सभी लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ से हमारा सफ़र तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर का था, लेकिन जब मैंने एक साथी से मालूम किया कि मैंने कहा भाई कितना टाइम हमको लगेगा, उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली वी विल रीच इन 20 मिनट्स,
ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं सोचने लगा कि वहाँ पे 65 किलोमीटर का फासला तय करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। क्या वजह है उसकी? ट्रेन जब अपने स्टेशन से निकलने लगी, उसके बाद बेहतरीन अंदाज में अनाउंसमेंट हुए कि ट्रेन अभी निकलेंगी, दरवाजे के पास कोई खड़े ना रहे, लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए, ऐसी तमाम बातें। और वो होने के बाद में उसने पूरा डिटेल में कि हम लोग यहाँ से फुलाने स्टेशन तक जा रहे हैं और लास्ट जो स्टेशन है वो ये है, और यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इतने इतने किलोमीटर है, और अभी इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं जो हम यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं, और हम वहाँ पे जो अराइव होंगे लास्ट स्टेशन पर वो इतने बजकर इतने मिनट के ऊपर। तो मैं ये सोचने लगा कि इन लोगों का जो कैलकुलेशन है वो कितना यानी एक्यूरेट है। बराबर वो टाइम जैसे ही हुआ, स्टेशन से ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो है आगे बढ़ने लगी, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में ट्रेन के अंदर रफ्तार पैदा हो गई और ट्रेन के अंदर स्पीड पैदा हो गई। वो स्पीड देखकर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, और वो वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है। आप में से किसी को देखना है तो वो यूट्यूब पे जाकर देख सकता है। वो पूरी ट्रेन में सन्नाटा, एक आदमी भी दूसरे आदमी से बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं, ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं। पूरी क्या पूरी ट्रेन ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला उसके अंदर सफ़र कर रहा हूँ। मैं सोचने लगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे ही ट्रेन आके रुकती है, तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि पहले तो हम लोग जगह पकड़ने के लिए जिस तरह का मुआमला करते हैं, और उसके बाद जब बैठ भी जाते हैं ट्रेनों के अंदर, तो ट्रेनों में हमारा मुआमला ये होता है कि अक्सर हमारी आपस में बातचीत शुरू होती है। अक्सर हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ट्रेन के सफ़र में ही अजनबी लोगों से दोस्ती हो जाती है, अनजान लोगों से जान पहचान हो जाती है। बाज़ औक़ात बिजनेस रिलेशन बन जाते हैं, एक दूसरे के कस्टमर या एक दूसरे के जो है ग्राहक बन जाते हैं। बाज़ औक़ात शादी ब्याह के रिश्ते हो जाते हैं, लड़कों को लड़कियां पसंद आ जाती है और उसके बाद में उनके घर का एड्रेस पूछ के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे इंडिया के रेल में होती है। वहाँ कोई किसको बात करने तैयार नहीं। मुझे याद है अभी चंद दिनों पहले मैं एक मरतबा बॉम्बे जा रहा था। अब मेरी विंडो सीट थी ऑलरेडी रिज़र्व, और मैं बाजू की सीट पे बैठा हुआ था। मैं जब वहाँ पर गया तो एक भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है बैठने दो, मैं उनके बाजू बैठ गया। बाजू बैठने के बाद में जब वहाँ पर टिकट चेकर आया, उन्होंने जब अपना टिकट दिखाया और मैंने भी अपना टिकट दिखाया। टिकट बताने के बाद जब हम लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह पे, तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा, बोले ये सीट मेरी नहीं है, किसी और की है, लेकिन मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई साहब वो मेरी ही सीट है, लेकिन मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मैं आपके बाजू बैठ गया। अरे बोले काय प्रॉब्लेम नहीं, कुठे जायचं तुम्हाला, किधर जाने का आपको। मैं बोला भाई मैं तो फुलानी जगह जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब बातचीत शुरू हुई। देखो हमारे यहाँ बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्ही पुण्याचे राहणारे, आप पुणे के ही रहने वाले हैं? मैं बोला नहीं नहीं, मी मराठवाड्याचा आहेत। मैं बोला हम लोग मराठवाड़े के हैं, लेकिन यहाँ पे काम के सिलसिले में मैं रहता हूँ। तुम्ही कोणते गावाचे? मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के? बोले मी सुद्धा पुण्याचा नहीं। बोले मैं खुद भी पुणे का रहने वाला नहीं हूँ। अब उसने मुझे बताया कि बोले मैं जो है कोकन के अंदर एक कनकौली बोल के गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला तुम्ही आमचे माजी मुख्यमंत्री राणे साहेबांचे शेजारी? मैं बोला हमारे मुख्यमंत्री जो थे राणे साहेब, उनके तुम पड़ोसी? अरे बोले तुम्हाला कसं माहीत? अरे मैं बोला मला कशा माहीत नसणार? अरे मैं बोला मेरे को कैसे मालूम नहीं रहने वाला, पूरे महाराष्ट्र को मालूम, इंडिया को मालूम है कि कनकौली जो है हमारे मुख्यमंत्री राणे साहेब का गांव है बोल के। अब उसके बाद देखो हमारी बात शुरू हुई, सिर्फ बात। उसके बाद वो आदमी इतना खुल गया,
अरे बोले राणे साहेबांशी माझे रिलेशन असे आहेत तसे आहेत, 4-5 वेळेस आमचं सोबत जेवण झालेलं आहेत. बोले राणे साहेब से ऐसे मेरे रिलेशन हैं, कई बार खाना खाए हमने साथ में, घर का आना जाना है. अब पुणे से लेके तो मुंबई आने तक वो आदमी अपनी स्टोरियां सुनाते रहा. मैंने ये किया, मैं पहले वो डिपार्टमेंट में था. उसके बाद में उसने क्या किया, वो जब ब्रेकफास्ट वाला आता है उसको बोला हमारे लिए डबल ऑमलेट लेकर आ, बोले 2. मैंने कहा मैं पैसे देता हूँ. अरे नहीं नहीं बोले, काय पुणेकर आता तुम्ही आमचे मित्र झाले. अरे बोले ऐसा क्या कर रहे तुम, अब हमारे दोस्त हो गए, मैं देता हूँ बोले पैसे. अब वो बेचारे ने खुशी खुशी निकाल के पैसे भी दिया. बॉम्बे आने तक हमारा नाश्ता, 2-3 मरतबा चाय. अब ऐसे ताल्लुकात हो गए कि उसने उतरते टाइम पे अपना कार्ड दिया और मेरे से बोला कि पुणे को जब आएंगे वापस ना, कभी ना मेरे से ज़रूर आके मिलना. और फिर मेरा नंबर वगैरह भी उसने लिया. तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हमारे इंडिया के सफ़र ऐसे होते हैं कि थोड़े से सफ़र के दरमियान बातचीत, जान पहचान और फिर ये तमाम बातें होते रहती है. फिर एक दूसरे के लोग जो है वो दोस्त भी बन जाते हैं. वहाँ मैंने देखा पूरी ट्रेन में सन्नाटा छाया हुआ है. ट्रेन बिल्कुल एकदम तेजी के साथ बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है. मुझे लगा यार 65 किलोमीटर का सफ़र है, कम से कम कोई चाय वाला आएगा आवाज़ लगाने के वास्ते, चाय चाय, गरम चाय, मसाले वाली चाय बोल के. ना वहाँ चाय वाला तैयार आने के लिए. मैं बोला कम से कम खारी गरम वाला आएगा, गरम खारी. अब वो खारी गरम वाला भी आने को तैयार नहीं है. मैं बोला कम से कम जो है नहीं खारी गरम वाला तो एक आधे स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकेंगी, क्योंकि 65 किलोमीटर. अब देखो हमारे यहाँ पे अगर आपको 30 किलोमीटर का सफ़र करना है तो कम से कम बीच में 2-4 स्टेशन आते हैं. अब 65 किलोमीटर के सफ़र के दरमियान एक स्टेशन तो आएगा. पता चला कि हाँ बीच में एक स्टेशन आने वाला है. अब वो स्टेशन के करीब में जब आने से पहले जो है अनाउंसमेंट वगैरह हुए, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जब गाड़ी पहुंची तो मुझे लगा 2-4 वड़े पाव वाले आएंगे, आवाज़ लगाएंगे कि भाई गरम गरम वड़ा पाव बोल के. मगर गाड़ी वहाँ पे रुक गई. ना वहाँ वड़ा पाव बेचने वाला आया, ना चिप्स वाला आया, ना चाय वाला आया. पूरी ट्रेन के अंदर सन्नाटा छाया हुआ और मेरे कान तरस रहे थे ये सब आवाज़ें सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ हमको वो सुने बगैर सफ़र मुकम्मल नहीं लगता. मगर काय का वहाँ पे 65 किलोमीटर का सफ़र पूरा होने के बाद मैंने देखा मुश्किल से 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे और ऐलान हो गया कि भाई आपका स्टेशन जो है वो आने वाला है. अब मैं वहाँ पे जब उतरने की तैयारी करने लगा तो मैं सोचने लगा कि यहाँ पे 65 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे हैं. और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो गांव है, एक मर्तबा बॉम्बे से मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त अपनी फैमिली के साथ आए थे तो मैं उनको अपने गांव लेकर गया था. अब मैं जब उनको अपने गांव में लेकर गया तो मैं अपने रिश्तेदारों वगैरह से गांव में मिलाकर उनको फिर पड़ोस के गांव में मेरा मकान था वहाँ ले जाने के लिए अपने रेलवे स्टेशन पर पहुँचा. और वहाँ से वो गांव जहाँ हमको जाना था वो सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है. अब 11 किलोमीटर का फासला हमको ट्रेन से तय करना है और पहला ही स्टेशन वो है. लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था, हम लोग 5:30 बजे पहुँचे और वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ट्रेन आधा घंटा लेट है. तो मैंने कहा हम लोग असर की नमाज़ यहाँ पे पढ़ लेंगे. मैं और हमारे दोस्त असर की नमाज़ हमने वहाँ पे पढ़ ली. आधे घंटे के हिसाब से उस ट्रेन को 6 बजे आना चाहिए था. 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए. हम लोगों ने मगरिब की नमाज भी उसी प्लेटफॉर्म पे अदा की और 7:30 बजे जो है वो ट्रेन आ रही है. यानी लिखा हुआ 30 मिनट लेट है और गाड़ी 1.5 घंटा लेट आ रही है. उसके बाद वो ट्रेन में इतना हुजूम, इतना रश, हम लोगों को अगले ही स्टेशन पे उतरना है मगर उसके अंदर तो चढ़ना मुश्किल. अब आप अंदाज़ा लगाओ हमारी क्या कैफियत हुई होंगी. सिर्फ 11 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए 3 घंटे तक हमको प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतज़ार करना पड़ा. ये हमारा हिंदुस्तान है. हमारे यहाँ पे मेरे मोहतरम बुजुर्गों ऐसा नहीं है कि हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते. मैं वही बता रहा हूँ, मुझे बुराई करना नहीं है, ये बताना है कि हमारे से पीछे वाले मुल्क हमारे से आगे, और हम 70 साल की आज़ादी मिली हुई है
लेकिन उसके बावजूद आज भी हम जो रेलवे पटरियों पे सफ़र कर रहे हैं, ये सिर्फ अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। तमाम जो हमारे यहाँ पे पटरियाँ बिछी हुई है, ये अंग्रेज़ों की मेहरबानी है। वो बेचारे बिछा कर चले गए, वरना हमारा क्या हाल होता आप सोच भी नहीं सकते थे। बस इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा जो 10वां हिस्सा है वो कल मैं बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।